हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ये जो हमारी दिस डे इन हिस्ट्री की सीरीज़ है, इसमें आज हम 19 सितंबर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। दे से देर इज़ अ नो बिग टीचर देन द हिस्ट्री, मतलब जो इतिहास है उससे अच्छा कोई शिक्षक नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम भी यहाँ पर जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारी दिस डे इन हिस्ट्री की सीरीज़ है, इसमें हम आज के दिन के जो महत्वपूर्ण इतिहास में घटनाएं हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उनसे क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और साथ ही हमारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ फैक्ट जो हैं वो पता लगते हैं, जो कि हम ऐसे पढ़ के नहीं जान सकते हैं। तो इस तरीके से हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमें पता लगती जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है 19 सितंबर के इतिहास को लेकर, 19 सितंबर की हिस्ट्री को लेकर, तो वो है कि 1581 में आज के दिन क्या हुआ था। सिख गुरु रामदास जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी, उनका निधन हुआ था। तो सिख गुरु रामदास के बारे में आपको पता होगा कि ये चौथे सिख गुरु थे, और हमने कुछ दिनों पहले जो हमारा डेली करंट अफेयर है उसमें भी चर्चा की थी कि इनके द्वारा जो गोल्डन टेम्पल है, जो स्वर्ण मंदिर है, वो बनवाया गया था। और इसके साथ ही अमृतसर जो शहर है उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इन्हें ही जाना जाता है, इन्हें ही उसका क्रेडिट दिया जाता है। तो यहाँ आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। सिख गुरु के बारे में आपको पता होगा कि टोटल टोटल 10 जो हैं वो सिखों के गुरु माने जाते हैं। और ये जो 10 सिख गुरु हैं, इनके नाम आपको सही क्रोनोलॉजी में याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव। उसके बाद में दूसरे सिख गुरु थे गुरु अंगद देव। तीसरे नंबर के थे गुरु अमरदास साहिब। चौथे नंबर के थे गुरु रामदास, जो हमने अभी यहाँ पर देखा। उसके बाद में पाँचवें नंबर के सिख गुरु थे गुरु अर्जन देव। छठे नंबर के सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद साहिब। सातवें नंबर के थे गुरु हरराय साहिब। आठवें नंबर के गुरु हरकृष्ण साहिब। नाइन्थ नंबर के थे गुरु तेग बहादुर साहिब। और 10th नंबर के थे गुरु गोविंद सिंह साहिब। तो ये सिखों के जो 10 गुरु हैं वो हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि आप इनका नाम किस तरीके से याद रखें, तो ये एक ट्रिक है आपको नाम याद रखने की। तो आपको ये जो लाइन है बस ये याद रखनी है, तो क्रोनोलॉजी में आपको ये जो 10 नाम है ये याद हो जाएंगे। ये लाइन है, नानक अंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। तो ये जो लाइन है ये आपको याद रखनी है। अगर आप ये याद रखेंगे तो इससे नानक का मतलब है गुरु नानक देव, अंगदान का मतलब है गुरु अंगद देव, अमर का मतलब है गुरु अमरदास साहिब, राम का मतलब है यहाँ पे गुरु रामदास। उसके बाद यहाँ पर अर्जन का मतलब है गुरु अर्जन देव, गोविंद का मतलब है गुरु हरगोविंद साहिब, की राय में यहाँ पर राय का मतलब है गुरु हरराय साहिब। उसके बाद में यहाँ पर की जो आ रहा है उसका मतलब है गुरु हर कृष्णा साहिब। उसके बाद में बहादुरी का मतलब गुरु तेग बहादुर साहिब, और वापस यहाँ गोविंद का मतलब है गुरु गोविंद सिंह साहिब। तो इस तरीके से आप ये जो 10 नाम हैं ये याद रख सकते हैं। इसके बाद में 1893 को क्या हुआ था, इन न्यूजीलैंड ऑल वुमेन्स वर गिवन वोटिंग राइट अंडर द इलेक्शन एक्ट। तो पहले क्या था कि सभी को वोट करने का जो राइट है वो नहीं था। सबसे पहले केवल स्पेसिफिक जो क्लास होती थी, स्पेसिफिक कास्ट होती थी, उन्हीं के जो लोग थे उन्हें, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उन्हें ही जो वोटिंग राइट थे वो दिए गए थे। धीरे धीरे जो मेंस हैं उन्हें वोटिंग राइट ज़्यादा दिए जाने लगे, लेकिन फिर भी जो वुमेन्स हैं उनको वोटिंग राइट जो है वो नहीं दिए गए थे। काफ़ी टाइम के बाद में ऐसा हुआ था कि जब सभी जो वुमेन्स हैं उन्हें वोटिंग राइट्स अर्थात जो मतदान करने का अधिकार है वो दिया गया। तो उसमें न्यूजीलैंड जो थी वो फर्स्ट सेल्फ गवर्निंग कंट्री थी जिसने अपनी जो सभी महिलाएं हैं उस कंट्री की, ऑल वुमेन्स, उनको वोटिंग राइट दिए थे। तो आपको पता है कि पहले क्या था कि जो सारी कंट्रीज थी वो एक तरह से कॉलोनीज थी यूरोपियन कंट्री की, जैसे ब्रिटेन की या फिर फ्रांस की या फिर पोर्तुगल की। तो इसके बाद में जब इन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिली, जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब न्यूजीलैंड इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये जब सेल्फ गवर्निंग कंट्री बनी, तो सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज बनने के बाद में यूएस, न्यूजीलैंड जो है वो ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिन्हें अपनी जो सभी वुमेन्स हैं, ऑल वुमेन्स, उन्हें वोटिंग राइट्स दिया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1919 से पहले वुमेन्स जो हैं उन्हें वोट करने का जो राइट है वो बिल्कुल भी नहीं था। 1990 के बाद में
कुछ महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला था, लेकिन वो भी स्पेसिफिक क्लास और स्पेसिफिक कास्ट जो है उनकी महिलाओं को मिला था, सभी वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिला था। 1947 में जब हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई और उसके बाद में जब हमारा संविधान आया था 1950 में, उसके बाद से हमारे देश में जो महिलाएं हैं, सभी महिलाएं हैं, उन्हें वोटिंग का राइट दिया गया था। इसके बाद में 1936 में विष्णु नारायण भातखंडे जो है, जो कि स्कॉलर है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के, उनका निधन हो गया था। हिंदुस्तानी नारायण भातखंडे, स्कॉलर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, डाइड। तो अगर हम यहाँ पर विष्णु नारायण भातखंडे की बात करें तो हमने यहाँ देखा कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है उसके स्कॉलर थे। इसके अलावा जो शास्त्रीय संगीत है उसको लेकर इन्हें सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में जाना जाता है भारत में। इनके द्वारा क्या किया गया था, इन्होंने भारत के जो सैकड़ों स्थान है उसका भ्रमण किया और संगीत संबंधी जो साहित्य है उसकी खोज की। इसके अलावा इनने क्या किया कि बड़े बड़े गायक जो हैं उनका संगीत सुना और उनकी जो स्वर लिपि है उसको तैयार करके एक क्रमिक पुस्तक लिखी थी, मालिका। ये जो मालिका थी ये एक ग्रंथमाला प्रकाशित कराई थी इनने और इसके कुल 6 भाग थे। इसके अलावा इनके द्वारा शास्त्रीय ज्ञान के लिए हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो कि हिंदी में भातखंडे संगीत पद्धति के नाम से छपी थी, उसके 4 भाग मराठी भाषा में भी लिखे थे। तो इस तरीके से ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए काफ़ी फेमस थे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 1952 में हॉलीवुड फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन जो है, ही वॉज बार्ड फ्रॉम रिटर्निंग टू यूएसए। हॉलीवुड फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को अमेरिका वापस आने से रोक दिया गया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ली चैपलिन की, क्योंकि एक बहुत ही फेमस स्टार थे, आपने भी इनका नाम सुना होगा। तो ये जो चार्ली चैपलिन थे, उन्हें जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो मिली थी साइलेंट फिल्म एरा में, जिस समय फिल्मों में डायलॉग नहीं होते थे, एक्सप्रेशंस के बेसिस पे फिल्म्स होती थी। और इनका जो करियर था पूरा फिल्म में वो 75 ईयर तक का था और इनका अचीवमेंट था उसमें ये एक एक्टर भी थे, फिल्म मेकर भी थे, साथ ही में ये म्यूजिक कंपोजर भी थे। इनके द्वारा जो म्यूजिक है वो भी कंपोज किया जाता था। अगर इनके बारे में हम कुछ फैक्ट देखें तो इनका जो एक कैरेक्टर है वो काफ़ी फेमस हुआ था, वो फिल्म से था द लिटिल ट्रैम्प। तो ये मूवी का नाम आपको याद होना चाहिए। आपसे अगर पूछा जाए द लिटिल ट्रैम्प जो है वो किससे संबंधित मूवी है तो वो चार्ली चैपलिन से है। ही इवन मेड अ फिल्म ऑन हिटलर। उस फिल्म का नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। तो द ग्रेट डिक्टेटर मूवी किस पर थी? हिटलर पर। और इस मूवी में हिटलर का जो कैरेक्टर प्ले किया था वो किया था चार्ली चैपलिन ने, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो है, कुछ पॉइंट चार्ली चैपलिन के बारे में ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1957 में यूएस कंडक्ट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन नेवादा डेजर्ट। तो यूएस ने नेवादा डेजर्ट जो है वहाँ पर अपना फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया था। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया ने अपना जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है वो कहाँ कंडक्ट किया था? तो ये हमने थोड़े दिनों पहले ही देखा था। इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था पोखरण में। पोखरण कहाँ पर है? जो थार डेजर्ट है वहाँ पर। अब ये जो नेवादा डेजर्ट है जहाँ पर यूएस ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है वो है मोजावे डेजर्ट में। जो मोजावे डेजर्ट है वो एक हॉट डेजर्ट है, ये आपको याद रखना है। थार डेजर्ट भी एक हॉट डेजर्ट है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि भारत हो चाहे यूएस हो, दोनों ने ही अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसे डेजर्ट में किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और उससे जान माल की हानि हो सकती है। तो डेजर्ट जैसी जगह पर करने पर, जहाँ पर कोई लोग नहीं होते हैं और सुनसान होता है, तो इससे जो हानि है वो नहीं होती है। और ये अंडरग्राउंड किया गया था इसीलिए। तो इस तरीके से थार में जो पोखरण नामक स्थान है वहाँ पर भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके और मोजावे डेजर्ट जो कि यूएस में है वहाँ पर नेवादा में यूएस ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो पोखरण में भारत के द्वारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था उसका कोड नेम क्या था? ये हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1962 में 19 सितंबर को इन्वेजन बाय चाइना ऑन इंडियाज नॉर्थर्न बॉर्डर, अर्थात चीन ने भारत की जो नॉर्थर्न बॉर्डर है उस पर आक्रमण किया था। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होगा भारत चीन का जो युद्ध है वो हुआ था 1962 में।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 1965 में। तो 1965 में 19 सितंबर को सुनीता विलियम्स जो है उनका जन्म हुआ था। सुनीता विलियम्स कौन है? तो सुनीता विलियम्स सेकंड वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो थ्रू स्पेस एजेंसी नासा, अर्थात अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय ओरिजिन की दूसरी महिला थी। अगर ये दूसरी महिला थी तो फर्स्ट वुमेन कौन थी? फर्स्ट वुमेन थी कल्पना चावला। कल्पना चावला भारतीय ओरिजिन की पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। दूसरी महिला थी सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स है, इनके नाम और भी कई अन्य रिकॉर्ड हैं। इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है कि ये सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक की थी इनने अंतरिक्ष में। इनके द्वारा अंतरिक्ष में लगभग 50 आवर 40 मिनट तक स्पेस वॉक किया गया था। इसके साथ ही इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है कि ये दुनिया की पहली शख्स हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन की दौड़ लगाई है। इनके द्वारा क्या किया गया था कि आईएसएस अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां पर मैराथन की दौड़ लगाई थी अंतरिक्ष में। तो ये जो पॉइंट है आपको सुनीता विलियम्स के बारे में ध्यान रखने हैं। इसके साथ ही अगर इनकी उपलब्धि की बात करें तो इन्हें वर्ष 2008 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण का जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। ही वॉज गिवन द पद्म विभूषण अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 1982 में स्कॉट फैमन जो थे, ये नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्कॉट फैमन बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू यूज ऑनलाइन इमोटिकॉन। तो अगर आपसे पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ ऑनलाइन इमोटिकॉन, तो आपको याद होना चाहिए जो इमोटिकॉन्स हैं, इमोटिकॉन आपको पता होगा जो स्माइली आप यूज करते हैं, ये स्माइली हम सभी यूज करते हैं। इसके फादर कौन थे? स्कॉट फैमॉन। तो इनके द्वारा आज ही के दिन सन 1982 में स्माइली जो है उसका यूज किया गया था। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो स्माइली हम रोज यूज करते हैं उसका आज बर्थडे है। तो ये नाम जो है वो आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 2011 में 19 सितंबर को नासा ने एक ग्रैंड रॉकेट जो है वो डिजाइन किया था। ये जो ग्रैंड रॉकेट है इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है वो काफी बड़ा है और ये केपेबल है लगभग 100 टन जो है उसे स्पेस में ले जाने के लिए। ये इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि हमारे जो एस्ट्रोनॉट है, जो अंतरिक्ष यात्री है, उनको मून और मार्स पर, जहां पर अभी हम पहुंच चुके हैं, आपको पता है कि मंगल और चांद तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके अलावा आगे के स्थानों तक भी एस्ट्रोनॉट को पहुंचाया जा सके, इसके लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम जो कि एक बहुत बड़ा रॉकेट है उसे नासा ने डिजाइन किया था। इसके बाद में 2014 में एप्पल का आईफोन 6 जो है उसकी बिक्री शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपके लिए जानना क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एप्पल क्या है। तो एप्पल कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा। यहाँ पर एप्पल के फाउंडर कौन थे? तो एप्पल के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वायनी। यहाँ पर ये जो रोनाल्ड वायनी थे, इनने एप्पल कंपनी जब बनी थी, जब फाउंड हुई थी, उसके कुछ हफ्तों में ही उसे छोड़ दिया था और उसके बाद में आगे इसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक के द्वारा बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर आपको एप्पल के जो फाउंडर्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। इसके बाद में एप्पल जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। तो यहाँ पर हमने जो 18 सितंबर को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। तो इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसकी बॉर्डर चाइना के साथ में लगती है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी स्टेट है जिसकी बॉर्डर चीन से लगती है, तो जम्मू कश्मीर आ जाता है उसमें, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है उसमें। तो ये सभी वो स्टेट है जिनकी बॉर्डर लगती है चाइना के साथ में। इसके साथ ही चाइना का जो तिब्बत ऑटोनॉमियस रीजन है वो भारत के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना। चीन की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बीजिंग। कई बार आप जो शंघाई है उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, शंघाई नहीं। शंघाई जो है वो चीन की एक बड़ी सिटी है। इसके बाद में अगला है हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो हमने इन सभी जो गुरु हैं उनके बारे में चर्चा करी थी। तो गुरु नानक जो कि सिखों के पहले गुरु थे, उनके द्वारा सिखिज्म की स्थापना की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस राइट ऑफ इनिशिएशन इनटू वेल ऑर्गेनाइज सिख आर्मी नोन एज द खालसा। खालसा के नाम से प्रसिद्ध जो सिख सेना है उसमें दीक्षा के संस्कारों की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस? तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, कल्पना चावला। सुनीता विलियम्स वाज द सेकंड इंडियन ओरिजिन वुमेन इन स्पेस। इसके बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट या फिर ग्रेट विक्टोरिया? तो इसका सही आंसर है सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द इंक यूज्ड इन द इलेक्शन इन इंडिया? भारत के जो चुनाव है उसमें जो अमिट स्याही इस्तेमाल की जाती है उसकी संरचना क्या है? तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हमारा आज का दिस डे इन हिस्ट्री का जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।